दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी कुछ गिरावट देखने को मिली है। आप देख सकते हो कि इस समय जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 10 रुपये के आसपास जिसमें खरीदारी की थी और लॉक इन पीरियड के थे 3 साल के लिए उनके शेयर लॉक थे। अब वो धीरे धीरे अपने शेयर थोड़े से रिलीज कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि बड़ी बिकवाली तो नहीं हो रही है, क्योंकि जो हम डील देख रहे हैं उसमें समझ में आ रहा है कि खरीदारी भी काफ़ी अच्छी हो रही है बिकवाली के सामने। लेकिन ये जो प्राइस नीचे आ रहा है इसके पीछे है रिटेल इन्वेस्टर की ज़्यादा जवाबदारी। रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से बिकवाली काफ़ी ज़्यादा हो रही है, उनको लग रहा है कि स्टॉक और नीचे आएगा और इसी वजह से वो लगातार यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट से यस बैंक के मामले में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या है अपडेट उसको जानेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यस बैंक लगातार अपने कारोबार को वृद्धि करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी बातें हैं जो इस समय यस बैंक के खिलाफ जारी है, जिसमें 81 बॉन्ड्स का मामला भी है। इसके अलावा क्वार्टर 4 के रिजल्ट का इंतजार है, क्योंकि क्वार्टर 3 में हमने देखा है कि कमजोर था रिजल्ट और उसके पीछे थी हैवी प्रोविजन। अब उस प्रोविजन को रखने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अपने पूरे के पूरे एनपीए को ट्रांसफर कर दिया जेसी फ्लावर्स को। लेकिन वो मामला भी अभी कोर्ट के अधीन आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से जेसी फ्लावर्स को ये पूरा एनपीए ट्रांसफर किया गया मात्र 12,000 रुपीज़ में, इसके ऊपर सवाल उठ रहे कि इतनी कम रकम में ये पूरा 48,000 रुपीज़ का एनपीए क्यों दिया गया, जबकि अपफ्रंट रकम भी मात्र यहाँ पे 15% ही मिलने वाली है। और इसीलिए यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी ने इसमें कोर्ट में अपील किया, उसकी सुनवाई भी होनी बाकी है। तो आगे जानेंगे अब, क्योंकि इसके लिए आप देखें तो जवाब मांगा भी गया है आरबीआई से भी, सेबी से भी और यस बैंक से भी, जेसी फ्लावर से भी। अब अगर हम आज के बाजार की बात करें तो आज इंडेक्स में हर जगह पे गिरावट थी, चाहे निफ्टी के ऊपर के इंडेक्स देखो या फिर मिड कैप या स्मॉल कैप, आपको कहीं पर भी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। सारे के सारे इंडेक्स में रेड थे। अब आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 में आज 0.16% की गिरावट थी। निफ्टी 50 16,958 के स्तर पे आ चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे मिड कैप 50 के अंदर भी 0.35% की गिरावट थी, यानी निफ्टी 50 से गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा थी निफ्टी 50 मिड कैप के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप 50 की बात करें तो 0.81% की गिरावट थी। ये गिरावट थोड़ी और ज़्यादा थी। तो इससे बात तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो गिरावट है वो जितने ऊपर के इंडेक्स में थोड़ी कम थी, लेकिन निचले इंडेक्स में ज़्यादा थी। स्पेशली देखें तो स्मॉल कैप की पिटाई काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा एक इंडेक्स और है जो आपको ज़्यादा गिरता हुआ दिखाई देगा और वो है निफ्टी नेक्स्ट 50, जिसमें 0.89% की सबसे ज़्यादा गिरावट है। और उसके पीछे वजह है अदानी ग्रुप के शेयर। अदानी ग्रुप के शेयर में ज़बरदस्त गिरावट है और इसी वजह से इंडेक्स आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा और इस वजह से बाजार में भी थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिला। अब इस सबके बीच में भी देखें तो आज बैंकिंग इंडेक्स तो काफ़ी अच्छा था। निफ्टी बैंक 0.45% की तेजी बताई है और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी 0.37% की तेजी थी। स्पेशली निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.43% की तेजी थी। पीएसयू बैंक में जरूर 0.16% की गिरावट हुई। उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में हमें दबाव देखने को मिला। इसके पीछे वजह है कि मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 15.10 पे, क्योंकि क्लोजिंग कल की 15.05 की थी। लो बना 14.70 का, यानी स्टॉक नीचे भी गया। इंट्राडे में 15.15 का हाई भी बना। अंत में क्लोजिंग 14.80 के आसपास रही, नीचे की तरफ 1.66% की गिरावट के साथ में। अब पिछले एक महीने के हिसाब से लॉक इन पीरियड खुलने के बाद अगर देखें तो 19% की गिरावट हो चुकी है। स्टॉक 18 के आसपास था, इस समय 15 को तोड़ चुका है। तो ये आप देख सकते हो कि जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। लेकिन इसके पीछे 2-3 नेगेटिव रीजन भी है, सिर्फ लॉक इन पीरियड की बात नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे ये गिरावट हुई है। वॉल्यूम के मामले में देख सकते हो आज भी बाजार में नंबर 2 पे था। बाजार में ओवरऑल दबाव देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा। स्मॉल कैप में तो ज़्यादा गिरावट हो ही रही है ऑलरेडी। एफआई बाजार में अपने पैसे निकाल रहे हैं। ये सारी जो बातें हैं, जब से यूएस के बैंकों के गिरने की संभावना बनी है, बाजार में दबाव बना हुआ है। अब यहाँ पे यस बैंक की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आई। इन्होंने एक्सचेंज को जानकारी दी है। उनकी एक इन्वेस्टर मीटिंग हुई है कल 27 मार्च को, आप देख सकते हो अम्बित कैपिटल के साथ में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार इन्वेस्टर मीटिंग हो रही है और आने वाले समय यस बैंक अपने कारोबार को किस तरह से पटरी पे लाया जाए इसकी शुरुआत कर चुके हैं और इसीलिए लगातार इन्वेस्टर के साथ मीटिंग करें। अब एक बड़ी खबर निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट में यस बैंक लोन घोटाले का जो मामला चल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला है वो फैसला ईडी के खिलाफ आया। यानी कपिल वाधवान और उनके भाई धीरज वाधवान को जमानत रद्द करने की जो ईडी की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। तो कल देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक के केस में कपिल वाधवान उनके भाई को राहत दी है और ईडी को बड़ा झटका दिया है। यस बैंक लोन घोटाले के मामले में डीएचएफएल के जो फाउंडर है, प्रमोटर कपिल वाधवान और उनके भाई धीरज वाधवान को जमानत मिली थी और जिसे रद्द करने के लिए ईडी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। और आप देख सकते हो ईडी की याचिका को देखते हुए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को खारिज कर दिया, यानी ईडी की तरफ से जो याचिका रखी गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है।
सबसे बड़ी बात है कि इनको जमानत मिलने का जो ग्राउंड है उसके पीछे वजह है कि 61वें और 91वें दिन तक अगर चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है तो आरोपी जमानत के हकदार हो जाते हैं और इसी के तहत यहाँ पे इनको जमानत मिल गई है। सबसे बड़ी बात है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से शिकायत की गई थी डीएचएफएल के प्रमोटर के खिलाफ, जिसमें 17 बैंकों का यूनियन शामिल था और इन्होंने धोखाधड़ी का इल्जाम लगा के इसकी कार्रवाई के लिए यहाँ पे कोशिश की थी और बाद में इनको गिरफ्तार किया गया यस बैंक घोटाले के मामले में। सबसे बड़ी बात है कि 2007 से लेकर 2017 के बीच में 87 ऐसी फर्जी कंपनियों को करीब 12,000 को बीच का अमाउंट जारी किया गया जो ऑलरेडी कंपनियां थी ही नहीं, वाकई में सिर्फ कागजी कंपनियां थी, यानी पैसों को कन्वर्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए फर्जी कंपनियां खड़ी की गई। सबसे बड़ी बात है कि 2.6 लाख करीब जो है फेक कर्जदार भी बनाए गए और इन फर्जीवाड़े में बहुत सारा जो धन है बैंकों से लिया गया और इसको एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी पूरा इनके ऊपर चला। तो बहुत सारा घपला इन्होंने किया और जिसमें यस बैंक के जो प्रमोटर है राणा कपूर वो भी शामिल थे और अब इसका फैसला जो है आया है जिसमें इनको फिलहाल जमानत मिल गई है। दूसरी तरफ देखें तो आरबीआई और यहाँ पे 81 बॉन्ड्स का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया क्योंकि आरबीआई ने यस बैंक के जो जारी किए गए 81 बॉन्ड्स थे उनको राइट ऑफ किया था जब यस बैंक डूब गई थी। उसके बाद में फिर से उसको खड़ा करने के लिए इस रकम को राइट ऑफ किया गया था, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उनके जो 81 बॉन्ड्स धारक की तरफ से जो वकील की तरफ से जीरा की जा रही कि इस जो फैसला दिया था आरबीआई की तरफ से इसमें बहुत सारी कमियां थी। सबसे बड़ी बात है कि 2016 से लेकर 2017 के बीच में जब ये बॉन्ड्स जारी किए गए थे यस बैंक की तरफ से तब निवेशकों को लुभाने के लिए बहुत सारी गलत जानकारियां दी गई थी। कंपनी की वित्तीय स्थिति को काफ़ी अच्छा बताया गया था जबकि उस समय बैंक की स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद भी कई तरह के वहाँ पे प्रलोभन दिए गए। और उसके अलावा अगर आप देखें तो यस बैंक की तरफ से कहा गया था कि एक सुपर एफडी है और इस तरह से मिसगाइड किया गया उनके इन्वेस्टर को और इसीलिए यहाँ पे इसको राइट डाउन नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आरबीआई का कहना है कि 81 बॉन्ड जो है एक इक्विटी उपकरण है जो बैंक के संकट में पड़ने पर उसको वापस लिया जा सकता है, यानी उसको राइट ऑफ किया जा सकता है। तो बेसल 3 के तहत जो नियम बना गया उस नियम के तहत इस जो बॉन्ड्स हैं उनको हमने राइट ऑफ किया है क्योंकि बैंक डूब चुकी थी और ऐसे में बैंक डूबने के बाद इसका जो भी बॉन्ड्स धारक है उनको पैसे नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल नियम बना हुआ और इसी नियम के तहत इसको राइट ऑफ किया गया है। दूसरी तरफ आरबीआई की तरफ से एक और यहाँ पे दलील दी गई है कि यस बैंक को फिर से खड़ा करना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे यस बैंक में लगे हुए थे और यस बैंक डूब जाते तो सबके पैसे डूब जाएंगे और लोगों की आम जनता की कमाई है जो उन्होंने एफडी की हुई है या फिर उन्होंने करंट या सेविंग अकाउंट में रखे हुए पैसे, ऐसे में बैंक को फिर से खड़ा करने के लिए जरूरी था कि निवेशकों को लाए। लेकिन निवेशक तभी तैयार होंगे जब इन 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ किया जाए। उसके अलावा वो नवे निवेश लगाने को तैयार था। उन्होंने एसबीआई का उदाहरण भी दिया कि एसबीआई तभी तैयार होने वाली थी जब हम 81 बॉन्ड्स को यहाँ पर राइट ऑफ करें, तो इसीलिए हमने जब नियम के तहत इन 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ किया है। सबसे बड़ी बात है कि 81 बॉन्ड धारकों की तरफ से यहाँ पे कहा गया है कि यस बैंक की तरफ से उनको भ्रमित किया गया है। 2017-18 के जो रिजल्ट है उसमें काफ़ी अच्छी बातें बताई कि एसेट क्वालिटी में काफ़ी अच्छा सुधार और ये बोला गया कि बैंक की स्थिति में सुधार हो रहा है, बैंक आने वाले समय में और अच्छा करेगी। इस तरह से एक तरह से भ्रमित करने वाले यहाँ पे पब्लिश किए गए और एक्सचेंज को भी जानकारी दी गई। इन सब बातों की वजह से लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है और इसीलिए लोगों के साथ में एक धोखा हुआ और इसीलिए 81 बॉन्ड्स की रकम उन्हें वापस मिलनी चाहिए, ये कहना है बॉन्ड्स धारकों का। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट किसके फेवर में फैसला कर दिया है, लेकिन जो है सबसे बड़ी बात है कि आरबीआई ने नियमों के तहत इसको राइट डाउन किया, इसलिए फैसला यस बैंक के फेवर में आने का ही संभावना बहुत ज़्यादा है। अभी सुनवाई शुरू हो चुकी है, अब जब फैसला आएगा तभी देखा जा सकता है। सोमवार से इसकी सुनवाई शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ यस बैंक ने एक और बड़ा अचीवमेंट किया। यस बैंक ने, आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी का कामकाज शुरू कर दिया, यानी एनईएसएल के साथ मिलके। डील देखें तो समझ में आएगा कि खरीदारी भी अच्छी हो रही है। सुबह बाजार खुलते ही 9:27 पर 15.10 की प्राइस से 13,79,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई, तो फिर 9:32 पर 15.10 की प्राइस से 27,96,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। फिर 9:41 पर 15 की प्राइस से करीब 20,28,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 2:04 पर 14.80 की प्राइस से 23,65,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 2:58 पर 14.75 की प्राइस से 15,33,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 3:05 पर 14.85 की प्राइस से 17,26,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 3:10 पर 14.80 की प्राइस से 13,73,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 3:16 पर 14.85 की प्राइस से 25,79,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि भले ही स्टॉक की प्राइस नीचे आई हो, लेकिन बड़े फंड हाउस यहाँ पे काफ़ी बड़ी खरीदारी करें
और इसीलिए ये समझ सकते हैं ये जो गिरावट है रिटेल इन्वेस्टर की वजह से, जैसे ही माहौल पॉजिटिव बनेगा ये स्टॉक बिल्कुल दौड़ेगा और काफ़ी नीचे आ चुका है, अपनी बुक वैल्यू के आसपास है। ज़्यादा डरने की बात नहीं है, निवेश को थोड़ा लंबा लेकर चलेंगे तो ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।